तो हमारे सामने उत्तर भारत पर आधारित कई दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें लेख भी हैं, कुछ शोध पत्र भी, और हाँ, कुछ नोट्स भी शामिल हैं। जी। आज का हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों को देखना और उत्तर भारत की उस असाधारण विविधता को समझना जिसका जिक्र इनमें बार बार है। बिल्कुल, विविधता तो है ही, चाहे वो भूगोल हो, संस्कृति या फिर इतिहास। हाँ, और इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात साफ लगती है कि उत्तर भारत जैसे विरोधाभासों का संगम है। सही कहा। एक तरफ देखिए तो हिमालय की ऊंची चोटियां, दूसरी तरफ सिंधु गंगा के वो सपाट उपजाऊ मैदान। हाँ। एक स्रोत में तो प्राचीन व्यापार मार्गों का भी जिक्र था जो इन्हीं पहाड़ों से होकर गुजरते थे। अच्छा। और वो मैदानों की अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करते थे। चलिए इसी भौगोलिक कैनवस से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला, ये न सिर्फ मौसम को नियंत्रित करती है, बल्कि जैसा एक शोध पत्र बताता है, इसने कई अलग थलग संस्कृतियों को पनपने में भी मदद की। अच्छा, ये दिलचस्प है। और फिर उन पहाड़ों से उतरकर हम पहुंचते हैं गंगा यमुना के मैदानों में। हाँ, वो विशाल मैदान। और आपके दिए गए नोट्स में भी इस बात पे जोर है कि कैसे ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बिल्कुल, बल्कि सभ्यताओं की जीवन रेखा बनी। कई प्राचीन शहर, जैसा स्रोतों में बताया गया है, इन्हीं नदियों के किनारे बसे। हाँ, और उनकी बसावट का नदियों के बदलते मार्ग से भी गहरा संबंध रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। फिर पश्चिम की ओर बढ़ें तो थार का रेगिस्तान है। हाँ, रेगिस्तान। उसकी कठोर परिस्थितियों ने एक लेख के अनुसार अपनी एक अलग ही जुझारू संस्कृति को जन्म दिया है। और इन्हीं अलग अलग भूभागों में बसे हैं हमारे राज्य। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। जी, प्रमुख राज्य हैं ये सब। हर राज्य की अपनी पहचान, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव सा महसूस होता है। नदियों की बात करें तो गंगा यमुना तो हैं ही, सतलुज, रावी, चिनाब का भी जिक्र है स्रोतों में, खासकर पंजाब के संदर्भ में। हाँ, 5 नदियों की भूमि वाला विचार, वो तो वहाँ कृषि और संस्कृति दोनों से जुड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, ये भौगोलिक विविधता सीधे तौर पर मौसम में भी झलकती है। हाँ, वो तो है। एक स्रोत पहाड़ों की ठंडी जलवायु और मैदानों की जो चरम मौसमी स्थितियां हैं, भीषण गर्मी और फिर कड़ाके की सर्दी, हाँ, उनके बीच का अंतर बताता है और कैसे इसने वहां की वास्तुकला और जीवन शैली को प्रभावित किया। और रेगिस्तान की अपनी अलग कहानी है, सूखा और गर्म। जी, गर्मी, मानसून और सर्दी, ये 3 मुख्य ऋतुआं ही पूरे क्षेत्र के जीवन चक्र को एक तरह से तय करती हैं। और घूमने फिरने की बात करें तो स्रोतों में कुछ बहुत जानी मानी जगहों का जिक्र है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज से। जैसे आगरा का ताजमहल तो है ही, पर एक लेख उसके बनाने वाले कारीगरों पर बात करता है। अच्छा, उन गुमनाम कारीगरों पर। हाँ, जिनका इतिहास अक्सर मुख्य धारा में नहीं आता। इसी तरह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, उसकी भव्यता तो है ही, पर एक स्रोत सिख धर्म की सेवा और लंगर की परंपरा पर केंद्रित है। बिल्कुल, वो उसकी आध्यात्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है। सही कहा। दिल्ली का लाल किला हो या जयपुर का हवा महल, इनके पीछे सत्ता, राजनीति, वास्तुकला का एक लंबा इतिहास जुड़ा है। आपके नोट्स में शिमला और मनाली जैसी पहाड़ी जगहों का जिक्र सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल में वो कैसे ग्रीष्मकालीन राजधानियां बनी, उस ऐतिहासिक संदर्भ में भी है। और श्रीनगर की डल झील का जिक्र एक स्रोत में कश्मीर की जो जटिल सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है, उसके प्रतीक के रूप में किया गया है। अच्छा, अब संस्कृति की बात करें तो यहाँ तो भाषाओं का और जैसे पूरा गुलदस्ता है। हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू और कितनी ही क्षेत्रीय बोलियां। हाँ, भाषाओं की बहुत विविधता है। स्रोतों में इस भाषाई विविधता के साथ साथ त्योहारों का भी खूब जिक्र है। जी, दिवाली, होली तो है ही, पर एक लेख लोहड़ी जैसे त्योहार के सामाजिक और कृषि महत्व को बताता है। जी। और हाँ, खाना क्या कहना, छोले भटूरे से लेकर राजस्थानी दाल बाटी तक, हर व्यंजन के पीछे कहानी, एक परंपरा है। इसका जिक्र स्रोतों में मिलता है। ऐतिहासिक गहराई की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उल्लेख कई स्रोतों में है। हाँ, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता का प्रमाण है। मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही है ये धरती। एक शोध पत्र इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे इन साम्राज्यों ने अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल को बढ़ावा दिया। और उसके निशान आज भी दिखते हैं। जी हाँ, वास्तुकला, भाषा, कला में।
और स्वतंत्रता संग्राम में भी, जैसा कि नोट्स बताते हैं, उत्तर भारत एक मुख्य केंद्र था। और आज के संदर्भ में देखें तो दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है। हाँ, एनसीआर आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वो भारत के सबसे बड़े आर्थिक और आईटी केंद्रों में से एक बन गया है। ये देख दिलचस्प विरोधाभास है ना, एक तरफ प्राचीन शहर, दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक। बिल्कुल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का भी जिक्र है, ज्ञान और परंपरा के संगम स्थल। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। उत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी जबरदस्त विविधता के बावजूद एक सूत्र में बंधा हुआ सा लगता है। हाँ, ये महसूस होता है। हिमालय की ऊंचाई से लेकर मैदानों की विशालता, प्राचीन खंडरों से लेकर चमकते आईटी पार्क तक, सब कुछ यही है। ये निरंतरता और परिवर्तन का एक अनूठा मिश्रण है, जैसा आपके दिए गए दस्तावेज बार बार इशारा करते हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद शायद आपके मन में भी आया हो। हाँ, बताइए। कि उत्तर भारत की इस अपार और कभी-कभी विरोधाभासी सी लगने वाली विविधता, भाषा, भूगोल, इतिहास, आधुनिकता, इन सब के बीच वो कौन सी एक अटल भावना या तत्व है जो इस पूरे क्षेत्र को एक पहचान देता है, जो शायद इन सभी विभिन्नताओं के पार जाकर इसे परिभाषित करता है। वाकई एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। उत्तर भारत की कहानी कई परतों वाली है और आज हमने आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर इसकी कुछ झलकियां देखने की कोशिश की।